Hello learners, welcome to my channel all about education. Today we shall take a very interesting topic और जिसकी बहुत डिमांड भी आ रही है वो है एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। री मतलब दोबारा, अगेन, एंड सर्च मने टू फाइंड आउट, कुछ ढूंढना, पता लगाना। इसके बारे में ट्रैवर्स ने बहुत अच्छा कहा है कि शैक्षिक अनुसंधान एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शैक्षिक परिस्थितियों में नवीन व्यवहार विज्ञान का विकास होता है। That means he wants to say that research helps in bringing about change in behavior। और वहीं जॉन डब्ल्यू वेस्ट कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन में कहा है कि अनुसंधान का लेखा जोखा एवं प्रतिवेदन बहुत सावधानी के साथ रखा जाता है। अनुसंधान में प्रत्येक पद सुपरिभाषित होता है, सभी प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन दिया जाता है और सभी कमियों एवं कारकों का सीमांकन किया जाता है, यानी कि डिलिमिटेशन किया जाता है। सभी संदर्भों को सावधानी पूर्वक लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट किया जाता है, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं तथा प्राप्त परिणामों का लेखा जोखा वस्तुनिष्ठता से किया जाता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है ऑब्जेक्टिवली, यहाँ पे जो कर रहा है रिसर्च उसका कोई अपना पर्सनल उसमें कोई से नहीं होता है, यानी कि वी कैन से दैट ईच स्टेप इन रिसर्च इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड एंड लेटर इट इज रिकॉर्डेड एज अ रिपोर्ट, जिसको हम लोग एक्शन रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। तो अब जानते हैं कि जो एजुकेशनल रिसर्च होती है वो कितनी तरह की होती हैं। सो एजुकेशनल रिसर्च इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल यानी कि जिसको मौलिक अनुसंधान भी कहते हैं, और दूसरा आपका है अप्लाइड रिसर्च जिसको हम लोग व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। और जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने इसी टाइप को तीन टाइप्स में बताया है कि एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो तीन तरह की होती हैं, और ये तीन प्रकार जो उन्होंने बताए हैं वो सबसे पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक, यहाँ पे जो भी भूतकालीन घटनाएं जो हुई हैं, जो पास्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, जो फिनोमिनन्स हुए हैं, उनके बारे में स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा आपका है डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्राइब करने वाला, जिसको वर्णनात्मक भी कहते हैं। यहाँ पे जो भी समस्या जिसको हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या जो भी हम रिसर्च का मुद्दा उठा रहे हैं उसको वी डिस्क्राइब एंड डिस्कस हियर इन दिस डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पे सारी समस्याओं का वर्णन और विवरण होता है। और तीसरा हमारा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसको प्रायोगिक रिसर्च कहते हैं, अनुसंधान कहते हैं। प्रयोग से मतलब आप समझते ही होंगे, काफ़ी हद तक आप समझ जाइए कि जैसे साइंस वगैरह में होता है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसके आधार पर अनुसंधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी प्रकार की रिसर्चेज होती हैं, जिसमें जैसे कि नाम बता रहे हैं आपको, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च, यहाँ पे तुलना की जाती है। और एक इसमें जो अन्य रिसर्चेज में आती वो है एक्शन रिसर्च, जो हम आज जानेंगे। तो एक्शन रिसर्च आखिर होता क्या है? एक्शन रिसर्च में तथ्यों को खोजा जाता है जिससे सामाजिक दुनिया में क्रियाओं को बेहतर कर सकें। सो वी कैन से दैट इट हेल्प्स अस टू टेक सच एक्शंस विच मे लीड टू बेटरमेंट ऑफ अ सिचुएशन। कोई सिचुएशन सही नहीं है, खराब है, सुधार की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम एक्शन रिसर्च करते हैं। इस वर्ड को सबसे पहले जो यूज़ किया था, इसकी उत्पत्ति जो की थी वो थी कोलियर व लिविन ने। और एक्शन रिसर्च के बारे में गुड क्या कहते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों एवं प्रशासकों द्वारा अपने कार्यों एवं निर्णयों को गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज़ के गुणों में, उसकी जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, वही एक्शन रिसर्च है। और लर्नर्स इसको कोई भी कर सकता है। इसको एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स कर सकते हैं, इसको एक कंपनी में सुपरवाइजर्स कर सकते हैं,
इसको एक किसी इंस्टीट्यूशन में सुपरवाइजर्स कर सकते हैं, एकेडमिक हेड्स कर सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसको उठाते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसके आधार पर उस समस्याओं का निजात पाने के लिए निवारण भी करते हैं। तो वही मौली क्या कहते हैं कि शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक तत्काल ही समाधान चाहती हैं। उस समय किए जाने वाले अनुसंधान जिनका उद्देश्य तत्कालिक समस्या का समाधान होता है, शिक्षा में साधारणतः क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। तो चाहे वो टीचर हो या इंस्टीट्यूशनल हेड हो, टू ग्रो एंड टू प्रोग्रेस, if they require, they can do action research. So when a problem arises and it is tried to solve and they try to solve it in a short span of time, then it becomes action research. Now we move on to the object characteristics of action research. यानी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आपको विशेषताएं दिख रही हैं जिसमें मैं आपको बताती चलूँगी। जैसे कि अगर आप देखें एक है साइंटिफिक प्रोसेस, ये जो अनुसंधान है ये काफ़ी हद तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए होता है, वैज्ञानिक ढंग से किया गया अनुसंधान होता है। इसके अतिरिक्त इससे हमारी शैक्षिक उन्नति होनी चाहिए, ऐसी एक्शन रिसर्च होनी चाहिए जिससे प्रगति हो सके, और इसमें जो फोकस होना चाहिए वो सुधार के लिए होना चाहिए। जो वर्तमान में हमारे प्रवृत्तियां हैं, जो आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, जो कार्य करने का तरीका है, उसमें नवाचारों को, नोवेल्टी लानी चाहिए, उसमें नया कुछ करना चाहिए। और एक्शन रिसर्च की सहायता से चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो प्रधानाचार्य हों, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों, निरीक्षक हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, प्रशासक हों, प्रबंधक हो, उन सबको अपनी समस्याओं का समाधान मिलना चाहिए। और जो समाधान वो प्रैक्टिकल इन नेचर यानी कि व्यवहारिक होना चाहिए, यूज़ करने लायक होना चाहिए। इस एक्शन रिसर्च को हम इंडिविजुअल यानी कि वैयक्तिक तौर पर भी कर सकते हैं, और इसको हम समूह पे किसी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कक्षा में कुछ बच्चों पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समूह पे भी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। और आप एक अकेले व्यक्ति पर भी जिसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस पे भी आप कर सकते हैं। मेन विशेषता जो एक्शन रिसर्च की होती है वो होती है सुधार, एम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा लक्ष्य हमारा होता है सुधार, और ये एक सीखने का तरीका है, एक मार्ग है जहाँ पे बेहतर करने के लिए हम सीखते हैं। और दूसरी बात, फोकसेस ऑन रीसेंट सिचुएशन, जो अभी की परिस्थिति है हम उसी पे ही केंद्रित होते हैं, वहीं पे देन एंड देयर हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, मतलब जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम समस्याओं को देखते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक्शन रिसर्च में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं, हम एक्शन रिसर्च क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं। जैसे अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया, विशेषताओं में बताया कि भाई क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सुधार सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा, कि हम इस तरह की व्यू रचनाएं करते हैं, इस तरह के स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं कि उसमें सुधार एवं परिमार्जन में सहायता करें। इसके अतिरिक्त जो प्रशासन है, स्कूल का प्रशासन है या कंपनी का प्रशासन है, संगठन है या प्रबंधन है, इन सबको सहायता करें उसको बेहतर करने के लिए, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। और दूसरा उद्देश्य हमारा होता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब विज्ञान से मतलब नहीं है। विज्ञान वही है जो भी कार्य हम क्रमबद्ध तरीके से, सीरियल से, लॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, वही विज्ञान है। तो जब हम चाहे खाना भी बनाते हैं तो भी हम उसको ऑर्डर में करते हैं। अगर हम कोई कपड़े सिलवाते हैं तो वो भी ऑर्डर में, पहले सिला और बाद में काटा नहीं जाता, पहले कपड़ा काटा जाता है और फिर सिला जाता है। तो हर एक चीज़ में जब हम ऑर्डर से कोई काम करते हैं तो वो साइंटिफिक बन जाता है। तो उसी चीज़ को कार्य करने को, तरीके से कार्य करने को बढ़ावा देना। और हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारे कक्ष में कार्य हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, उनको बेहतर के लिए बदलाव करना। और कक्ष में या कंपनी में या जो भी हमारे एम्प्लॉय के बीच में वातावरण है उसको बहुत स्वस्थ रखना, अधिगम स्तर को उन्नत बनाना, तथा
कुशलताएं विकसित करना, जो परंपरागत वातावरण है उससे ऊपर उठना, नवाचारों को इंट्रोड्यूस करना, संगठन को, सबको समस्याएं अगर आ रही हैं तो उसमें जल्द से जल्द समाधान खोजने के लिए ये हमारा उद्देश्य मेन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो एक्शन रिसर्च का उद्देश्य होता है वो बेस्ट रिजल्ट्स लाना, वो बेहतर करना, सकारात्मक चीज़ें करना, लोगों को स्टिमुलेशन देना, लोगों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना, पुनर्बलन देना अगर अच्छा कार्य हो रहा है ताकि वो और अच्छा करें। तो इस तरह से ये हमारे एक्शन रिसर्च के उद्देश्य होते हैं। अब हम एक्शन रिसर्च के बारे में जान रहे हैं तो क्यों ना पहले हम थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लें कि एक्शन रिसर्च और फंडामेंटल यानी कि मौलिक रिसर्च, जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा पीएचडी स्कॉलर्स करते हैं। तो पीएचडी स्कॉलर्स बहुत व्यापक रिसर्च करते हैं, लेकिन एक्शन रिसर्च में पीएचडी जैसी कोई चीज़ चाहिए नहीं या पीएचडी धारक कोई चाहिए नहीं, कोई भी इसको कर सकता है। कोई भी लीडर जो है वो अगर चाहता है कि मेरा ग्रुप, मेरा समूह या मेरे अंडर में या मेरे सामने जो लोग हैं वो बेहतर करें तो वो वहाँ कर सकता है। तो चलिए कुछ हम जानते हैं कि क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात, जो हमारा मौलिक अनुसंधान होता है वो कहीं ना कहीं विद्यालयों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, इनडायरेक्टली रिलेटेड। लेकिन एक्शन रिसर्च बिल्कुल डायरेक्ट होता है, जहां आप काम करते हैं वही लोग करते हैं। लेकिन फंडामेंटल रिसर्च कोई व्यक्ति दूसरी जगह का, दूसरी संस्थान का कर सकता है, कोई दूसरे स्कूल का कर सकता है, कोई दूसरी कंपनी का कर सकता है। लेकिन एक्शन रिसर्च जहां मैं हूँ, जहां मैं पढ़ा रही हूँ, जिस कक्षा में जा रही हूँ वहीं मुझे करना है। दूसरा, इसमें शोध की रूपरेखा तैयार होती है, योजना बनती है, प्लानिंग होती है, और बहुत बड़ी बात यह है कि मौलिक अनुसंधान में ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत होती है। एक्शन रिसर्च में इस प्रकार से कुछ नहीं है। वहीं जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें हम कुछ नया खोजते हैं, जबकि एक्शन रिसर्च में हम कुछ नया तो नहीं खोजते, बट हाँ, प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम समाधान ढूंढते हैं समस्या का। इसके अतिरिक्त जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें हम एक जनरलाइजेशन पर आते हैं, वहाँ हम एक कहना चाहिए सामान्यीकरण पर पहुंचते हैं, जिसका बहुत महत्व होता है, जिसको आगे चल के लोग यूज़ करते हैं फॉर फर्दर रिसर्च, जिसको यूज़ करते हैं नियम बनाने के लिए, प्रिंसिपल बनाने के लिए, थ्योरीज बनाने के लिए। ऐसा कुछ एक्शन रिसर्च में नहीं होता। वहाँ पे मेन बल हम जो देते हैं, एम्फेसिस, वो है समाधान पे। उसके बाद जो मौलिक अनुसंधान होता है इसमें सैद्धांतिक पक्ष को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या बल दिया जाता है, यानी कि हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि क्या कह रहा है, क्या उसमें हमने तय किया गया है, क्या बताया गया है, यानी कि क्या चीज़, सारी भूमिका तैयार की गई है। लेकिन एक्शन रिसर्च, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्शन, क्रियात्मक, वहीं का वहीं कोई ना कोई एक्टिविटी द्वारा कोई ना कोई तरीके से समाधान ढूंढा जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा जो अगला डिफरेंस है वो है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जनसंख्या या न्याय दर्श की हमें बहुत जो महत्व बहुत होता है इसमें, और बहुत ज़्यादा हमें सैंपल पे ध्यान देना पड़ता है। जनसंख्या का प्रतिनिधित्व सही होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, कम से कम एरर होनी चाहिए। एक्शन रिसर्च में इस तरह की कोई बाधाएं नहीं है। आप एक व्यक्ति पे भी एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, एक समूह पे भी कर सकते हैं। तो जो सैंपल होता है, न्यायदर्श होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही संकुचित होता है, कम संख्या में होता है। वहीं जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं फंडामेंटल रिसर्च में, वो उसी फील्ड में काम आती हैं, वहीं पे उसी क्षेत्र में उसका यूटिलाइजेशन होता है, वहीं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जो भी निष्कर्ष या परिणाम आते हैं उसी क्षेत्र के विकास के लिए, विस्तार के लिए किया जाता है। बट एक्शन रिसर्च में क्या होता है कि आप कोई भी, अगर अभी आप आगे देखेंगे, अगर हम कोई बदलाव बच्चे में करते हैं तो हो सकता है वो बदलाव अन्य किसी सब्जेक्ट में या अन्य फील्ड में उसको मदद कर सके। अगला आता है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, मौलिक अनुसंधान में बहुत ज़्यादा नियोजन की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और प्लानिंग के हिसाब से ही कार्य किया जाता है। और एक्शन रिसर्च में बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, करना तो पड़ता है लेकिन इतनी व्यापक नहीं होती जैसे मौलिक में होती है। फिर मौलिक अनुसंधान में जो भी हम तथ्य, डाटा इकट्ठा करते हैं उस पर हम लोग बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स मतलब जो सांख्यिकी विधियां होती हैं, प्रविधियां होती हैं, उनको हम आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं एक्शन रिसर्च में या तो आप यूज़ ना करें स्टैटिस्टिकल, बस ये बताइए कि सुधार हो गया, या आप परसेंटेज के माध्यम से, या आप मीन
के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा है। बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकी विधियों की आवश्यकता नहीं होती। फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए जैसे मैंने कहा पीएचडी वगैरह स्कॉलर्स करते हैं तो बहुत ट्रेंड होने चाहिए, ऐसा एक्शन रिसर्च में कोई आवश्यकता नहीं होती। मौलिक अनुसंधान थोड़ा सा रिजिड इन नेचर होता है, इसका जो डिज़ाइन होता है, उसकी जो रूपरेखा होती है, कार्य योजना होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए हर चीज़ फॉलो जो करते हैं वो एक फॉर्मेट में करते हैं, एक रूपरेखा बनाते हैं। एक्शन रिसर्च बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीलापन लिए होता है। आप उसी समय जब क्रिया कर रहे हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो मौलिक अनुसंधान होते हैं बहुत ही कॉस्टली, यानी कि पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, एनर्जी ऊर्जा खर्च होती है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा एक्शन रिसर्च में नहीं होता। यहाँ पे समस्या का समाधान जल्द से जल्द, तुरंत से तुरंत करने की कोशिश की जाती है। सो टाइम भी कम लगता है और एनर्जी और पैसे भी कम लगते हैं। वहीं अगर हम मौलिक अनुसंधान की बात करें तो इसमें एक सिनॉप्सिस बनाई जाती है। सिनॉप्सिस एक कहना चाहिए एक संक्षिप्त विवरण होता है जिस पे आप अनुसंधान करने जा रहे हैं। तो अनुसंधान करने के लिए आपको वो बनाना आवश्यक होता है, और जब वो पास होती है पैनल के थ्रू तभी आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। बट दिस टाइप ऑफ थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन एक्शन रिसर्च। यू नीड नॉट मेक एनी सिनॉप्सिस फॉर टेकिंग एनी रिसर्च स्टेप्स। और नेक्स्ट आपका है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है इसमें बहुत सारा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा कुछ एक्शन रिसर्च में ज़रूरत नहीं होती। और लास्ट में जो आप रिसर्च करते हैं उसकी जो रिपोर्ट बनाते हैं उसके बाद आपको एक्सटर्नल एक्सपर्ट, वो आपके जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो उसका मूल्यांकन करते हैं, वाइवा वगैरह होता है। बट एज सच यहाँ पे एक्शन रिसर्च में ऐसा नहीं होता। जो कर रहा है एक्शन रिसर्च, जो क्रियात्मक अनुसंधान कर रहा है, जो समस्या सुलझा रहा है, वही इसका मूल्यांकन करता है कि मैंने ये कार्य कितने अच्छे से किया, क्या मुझे सफलता मिली है या नहीं मिली है। तो ये थे कुछ अंतर। अब हम जानते हैं कि जो एक्शन रिसर्च की साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है। तो जैसे आप अपने समक्ष देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें इस स्टेप है प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग। हमें तैयारी करनी पड़ती है कि क्या समस्या लेनी है, कैसे कार्य करना है, क्या करना है। जब हमने सारी तैयारी कर ली उसके बाद हम उस पर क्रियान्वयन, उस पर एक्शन लेते हैं, वो कार्य हम करते हैं। उस कार्य के अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। फिर जो भी क्रियाएं हमने करी हैं उसका क्या हमें फल मिला है उसको हम कैसे जानेंगे? हम अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू टेस्ट इट ऑल्सो। हम उसकी जांच करेंगे, हम असेसमेंट करेंगे उसका। और जब हमने असेसमेंट कर लिया, अवलोकन कर लिया, जान लिया कि जो भी मैंने किया वो क्रियाएं कैसी थी, उन पर हम अब विश्लेषण करेंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे, हम उस पर चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। और अगर वो जो भी सोल्यूशन समाधान मैंने ढूंढे हैं वो अगर सही है, परफेक्ट है, तो हम उसको यूज़ करेंगे ताकि समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाए। और अगर पूरे तौर पर ख़त्म नहीं हो रही है समस्याएं तो हम फिर से एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। इस साइकिल को, इस क्रिया को हम दोबारा से, इस चक्र को हम दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो हमने इस साइकिल पढ़ी है, चक्र पढ़ा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से सोपान हैं एक्शन रिसर्च में। तो इस एक्शन रिसर्च में सबसे पहली बात ये कि ये एक इंटरैक्टिव इंक्वायरी प्रोसेस है। इंटरैक्टिव इंक्वायरी प्रोसेस का मतलब अंतःक्रिया वाले प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें बात की जाती है, आपस में बातचीत, पूछताछ, इंटरव्यू या जांच, किसी भी तरह से हम या अवलोकन द्वारा हम जांच करके इस प्रक्रिया को करते हैं। और जो भी समस्या है उसके पीछे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। और इस दौरान हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या समस्याएं हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी समस्या उत्पन्न क्यों हो रही है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, उस हिसाब से हम तय करते हैं कि इसके टेंटेटिव सॉल्यूशंस मतलब टेम्पररी,
क्या इसके समाधान हो सकते हैं, और उसको हम लेकर हम आगे फर्दर भविष्यवाणी करते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। आप भी समझ रहे होंगे कि जब हम सोचते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, पर हमेशा वैसा होता नहीं है। इसलिए उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जांचने के लिए हम फिर टेस्ट करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि जो मैंने ऐसा किया था क्या वैसा हुआ। अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम मान लेंगे, और जो नहीं हुआ उसको हम छोड़ देंगे। तो जो हम ये मानते हैं ना, उनको हाइपोथेसिस बोलते हैं, परिकल्पनाएं बोलते हैं। तो जब हम मान लेते हैं, परिकल्पनाएं कर लेते हैं, उसके आधार पर हम एक्शन लेते हैं, और अगर एक्शन मेरे सही रिजल्ट देते हैं तो हम उनको अपना लेते हैं, उन परिकल्पनाओं को अपना लेते हैं और उन्हीं को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो अब हम स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे हम समस्या को चुनते हैं। देखिए, कोई भी समस्या हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि समस्या, मैंने बार बार कह रही हूँ कि सिर्फ स्कूल की समस्या की बात नहीं है। आप कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कहीं भी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, समस्या ले सकते हैं। लेकिन स्कूल की अगर मैं बताऊं, डिसिप्लिन की समस्या हो सकती है, अनुशासन की है, तो कहीं भी हो सकती है, स्कूल में भी हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्लास से भाग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं, कई बार टीचर्स भी लेट आती हैं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। कंपनीज में एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं। कई बार इनडिसिप्लिन होता है। इनडिसिप्लिन में क्या होता है कि क्लास में बच्चे बात कर रहे हैं, हो सकता है टीचर्स आपस में बात कर रही हो। ये भी हो सकता है कि कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आपस में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, कार्य पे ध्यान न देते हो, प्रोडक्शन गिर जाता है। तो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, आपको देखना है। जैसे अगर आप इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ प्रोनंसिएशन, उच्चारण की बहुत प्रॉब्लम आती है। बड़ी ई छोटी ई, बड़ा ऊ छोटा ऊ, इन सब के उच्चारण में बहुत प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा आती है। तो इसमें आप ये समस्या ले सकते हैं। गृह कार्य संबंधी, टीचर होमवर्क दे रहा है, बच्चा होमवर्क नहीं करके आ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। बच्चा जो होता है साइंस में, बायोलॉजी में स्पेशली, डायग्राम नहीं बना पाता है, ड्राइंग नहीं कर पाता, उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो कई बार सब्जेक्ट में, जैसे गणित है, गणित में रुचि नहीं होती बच्चों को, इतिहास में रुचि नहीं होती है। तो रुचि क्यों नहीं होती है, इसको भी तो लेना, ये भी तो एक समस्या है ना। तो आप इन समस्याओं को उठा सकते हैं। कई बार पुस्तकालय, बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं। कई बार स्कूल में टीचर्स की कमी होती है तो फ्री पीरियड चले जाते हैं। कई बार कंपनी में एम्प्लॉय बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार पेरेंट्स, जो गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, उनका कोऑपरेशन नहीं होता, सहयोग नहीं मिलता, ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, कई बार सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं होता, बिजली की व्यवस्था अच्छी नहीं होती, लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं की व्यवस्था नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम आप ले सकते हैं, और वो प्रॉब्लम का औचित्य होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब ये नहीं कि आप किसी टीचर से चिढ़ते हैं तो आप वही प्रॉब्लम बना दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। उसके दूसरा स्टेप आता है, जब आपने प्रॉब्लम ले ली तो हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब है उस समस्या का हम विश्लेषण करते हैं, उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसका समाधान आसानी से कर सकें। तो हम उसको कैसे परिभाषित करेंगे, पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसमें जो मेन टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको स्पष्ट करेंगे, और फिर हम उसको प्रॉब्लम को विद प्रॉपर रिफ्लेक्शन, उसमें चिंतन करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है इसके पीछे कारण, ये जानेंगे। और जिस एरिया का, मान लीजिए स्कूल का है, कंपनी का है, इंस्टीट्यूशन का है, किस क्लास का है, किस सेक्शन का है, क्या नेचर है, क्या उसका प्रकृति है, वो प्रॉब्लम की हम जानेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है, हम समस्या को विश्लेषण करेंगे। तो हम यहाँ पे विश्लेषण कैसे करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम वो सारे कारक या कारण जानने की कोशिश करेंगे जिस वजह से ये समस्या उठ रही है, ये समस्या हो रही है। अगर बच्चा रुचि नहीं ले रहा है सब्जेक्ट में तो क्यों नहीं ले रहा है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शायद टीचर नहीं सही है, शायद उस सब्जेक्ट की पूर्व ज्ञान, यानी कि पिछली क्लास में उसने अच्छे मार्क्स नहीं पाए, शायद पिछले क्लास के टीचर से वो सही ढंग से पढ़ नहीं पाया, या उस सब्जेक्ट को वो उतना ध्यान नहीं दे पाया, कहीं ना कहीं वो उससे पीछे छूटता गया।
तो शायद इसीलिए रुचि कम हो रही है। तो आप रुचि न होने का कारण जानिए। बच्चे के उच्चारण में क्यों समस्या है, बच्चे को या स्कूल में टीचरों को क्यों समस्या है, क्या टीचर्स कमी तो नहीं है, जानने की कोशिश करिए। फिर उसी के आधार पर जब आपको कारण पता चल गए, अब आप हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं बनाएंगे। परिकल्पनाएं जैसे मैंने बताया, ये टेम्पररी समाधान होते हैं जो बाद में परमानेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जब आपने कारण जान लिए तो ऑब्वियस सी बात है, उसी के आधार पर आप समाधान भी खोजेंगे। तो उसी हिसाब से आपने समाधान खोजने, उसी हिसाब से आपने क्रियाएं करनी है, और आपने जो क्रियाएं करनी है वो सही हो रही है नहीं हो रही है, क्या उनसे समाधान तक पहुंचा जा रहा है नहीं पहुंचा जा रहा, उसका हम असेसमेंट या जांच करेंगे। अगला स्टेप होता है इन हाइपोथेसिस, इन परिकल्पनाओं को टेस्ट करना। तो जो मैंने क्रियाएं करी हैं, जो मैंने कार्य किए हैं क्लास में, उससे मुझे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उसको जब मैंने जांच लिया, तो जब मैं जांचूंगी और मैं देख रही हूँ इस क्रिया से फ़ायदा हो रहा है, तो मैं क्रिया दोबारा कराऊंगी, रिपीट कराऊंगी। और अगर मैं देख रही हूँ कि उस क्रिया से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उस क्रिया को मैं छोड़ दूंगी, तो वो परिकल्पना मेरी छूट जाएगी। तो इस तरह से एक अनुसंधानकर्ता को, एक रिसर्चर को आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार वो अपनी गलतियों से उबर सकता है। और लास्ट में हमारा आता है ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो मैंने कार्य किया वो कैसा था, क्या मैंने पाया, क्या कारक थे, क्या मेरी परिकल्पना थी, क्या वो परिकल्पनाओं के आधार पर जो मैंने समाधान बताए वो सही थे नहीं थे, क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्या मैं उसको पार्शली एक्सेप्ट कर सकती हूँ, कुछ गलत भी थे। ये सारी चीज़ों को मैं अपने निष्कर्ष में डालूंगी। तो लर्नर्स, अब मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है कि किस प्रकार से हम एक एक्शन रिसर्च लिख सकते हैं। कोई भी बना सकता है इस एक्शन रिसर्च को। तो सबसे पहले जब हम एक एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा जो हेडिंग होता है वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, यानी कि सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में वो सारी चीज़ें आएंगी जो अभी तक मैंने डिस्कस करी। क्या क्या डिस्कस करा कि रिसर्च क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है, इस प्रत्यय का मतलब, इसकी जो परिभाषाएं हैं, और एक्शन रिसर्च की क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी परिभाषाएं, कौन कौन से टाइप्स के प्रकार के रिसर्चर्स होते हैं, फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च में क्या अंतर होता है, तुलना करेंगे। फिर एक्शन रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारे जो अभी तक मैंने डिस्कस करें वो सैद्धांतिक पक्ष में आप लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यानी कि क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे कि इसमें आप जो भी आप समस्या ले रहे हैं उससे संबंधित थोड़ी सी कुछ लाइनें लिखेंगे, 6-7। जैसे कि आप बच्चे की उच्चारण के बारे में बात करें, तो आप अगर हिंदी सब्जेक्ट के उच्चारण की बात करें तो आप लिखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन उसके बावजूद ये पाया गया है कि हिंदी में मात्राओं के बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होता, पढ़ने में भी उच्चारण में गड़बड़ियाँ करते हैं बच्चे। इसी तरह से आप कोई भी जो भी समस्या उसके बारे में कुछ लाइनें लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है नीड ऑफ द स्टडी, यानी कि अध्ययन की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ी। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ सोच के अध्ययन कर रहे हैं ना, तो वो क्या सोचा आपने, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों आप कर रहे हैं और क्यों आपने ये समस्या ली। उसके बाद आपने समस्या, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि आप स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम का यहाँ मतलब है आप जो समस्या है उसको लिखेंगे, समस्या का नाम लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है समस्या का सीमांकन, डिलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, जब हम कोई भी समस्या स्टडी करते हैं तो हम पूरे दुनिया के बच्चों का उच्चारण समस्या नहीं ले सकते। हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस क्लास में, जिस सेक्शन में हमें समस्या आ रही है ना, हम सिर्फ उसी में सीमित रहेंगे। अगर आप कंपनी में किसी वर्कर को, तो मान लीजिए आप वर्कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, वर्कर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, किस कंपनी का वर्कर है, हम उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे और वहीं तक मेरी स्टडी सीमित रहेगी, वहीं तक हम अपने आप को डिलिमिट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है समस्या को परिभाषित करना, यानी कि उसका परिभाषीकरण करता है। समस्या में बहुत सारे मुख्य शब्द होते हैं, उनको हम समझेंगे, उन शब्दों को लेंगे और उनको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा उसका विवरण देंगे शॉर्ट में। नेक्स्ट हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव। मेरा आज ये समस्या
पे एक्शन रिसर्च करना, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। जैसे मैंने उद्देश्य पहले डिस्कस करे, वही उद्देश्य होंगे। अगर आप उच्चारण पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे को उस विषय में रुचि डेवलप हो, ताकि वो बच्चे में पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट डेवलप हो, ताकि बच्चा अपना उच्चारण सही कर सके। अगर उसका उच्चारण सही होगा तो वो लिखेगा भी, लेखन भी उसका सुधरेगा, तो राइटिंग भी उसकी इम्प्रूव होगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके आप चल सकते हैं। अच्छा, एक्शन रिसर्च में आप प्री टेस्ट भी कर सकते हैं, पूर्व परीक्षण। पूर्व परीक्षण क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी में है तो अगर प्रोडक्शन कम है तो आपके पास डेटा होगा कि भाई प्रोडक्शन कम था, फिर आप एक्शन रिसर्च करेंगे और फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रोडक्शन बढ़ गया। इसी तरह से मार्केटिंग आप लेंगे, सामान नहीं बिक रहा है, आपके पास रिपोर्ट होगी, डेटा होगा, तो वो आपका पूर्व परीक्षण हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि गणित में बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, वो आपका कोई एग्जाम का रिजल्ट भी हो सकता है। या आप ही कोई टेस्ट बना लीजिए कि बच्चा जो है वो लाभ और हानि ढंग से नहीं समझ पा रहा या परसेंटेज नहीं समझ पा रहा है, तो आप उसका एक टेस्ट ले लीजिए। उसमें टेस्ट में नंबर देखिए, जिन बच्चों के कम नंबर आए दैट मीन्स आप उन बच्चों पर एक्शन रिसर्च करेंगे कि उनको वो चीज़ समझ में नहीं आई। फिर जब आप उसको समझाएंगे, एक्शंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर से टेस्ट लीजिए और अगर बच्चा अच्छा करता है उसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट। तो बाद में जो आपने परीक्षण लिया, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे में सुधार आया या नहीं आया। तो प्री टेस्ट आप ले भी सकते हैं और अदरवाइज आप ऐसे ही ऑब्जर्वेशन से काम चला सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले आपकी आती है टेबल 1, यानी कि जो समस्या है उसके पीछे क्या कारण है। कम से कम 4-5 कारण लीजिए और उन कारणों के बारे में आपको कैसे पता चला वो आप एविडेंसेस, साक्ष्यों में डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चला। अगर बच्चे का उच्चारण सही नहीं है तो आपको कैसे पता चला? ऑब्वियसली रीडिंग कराकर और उसको आपने ऑब्जर्व करा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, उसकी कॉपी देखकर कि उसमें कॉपी में गलत सलत लिख रहा है, ये दूसरा आपका प्रूफ हो गया कि बच्चा जो होता है वो सही ढंग से नहीं लिख रहा है। तीसरा आपका क्या प्रूफ हो सकता है, आप रीडिंग कराना चाहते हैं, बच्चा खड़ा नहीं हो रहा है रीडिंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको अंदाजा है कि वो उच्चारण में सही नहीं है। कंट्रोल, नियंत्रण, ये किसके नियंत्रण में? अगर बच्चा गलत लिख रहा है तो किसके नियंत्रण में? ऑब्वियस सी बात है, टीचर के नियंत्रण में। कहीं ना कहीं टीचर की कमी है कि टीचर ने ध्यान नहीं दिया, और अभिभावकों की भी कमी है कि उन्होंने देखा नहीं कि बच्चा घर में कैसे काम कर रहा है, या जो भी उसको पढ़ाता है, जो भी उसका गार्जियन है। तो ऐसे आप कंट्रोल, किसके नियंत्रण में वो चीज़ है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आप परिकल्पना बनाएंगे कि अगर मैं टेबल 2 में दिए जाने वाली सारे एक्शंस या क्रियाओं को करता या करती हूँ तो टेबल 1 में जो दिए गए कारण हैं उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं, उन सबका हम समाधान कर सकते हैं। तो ये मेरी परिकल्पना हो गई। अब टेबल 2 में मैं सारे वो एक्शंस दूंगी जिससे मैं बच्चे के उच्चारण संबंधी, गणना संबंधी या इनडिसिप्लिन संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहती हूँ। तो एक्शन कुछ भी हो सकता है। एक्शन ये हो सकता है कि टीचर जो है उसको रोज 5 मिनट रीडिंग कहेगी, उसके पेरेंट्स को नोटिस देगी डायरी में कि भाई क्लास में इससे 5 मिनट घर में शीशे के सामने से पठन पाठन का कार्य करवाएं, उससे रीडिंग करवाएं। तो ये एक्शंस हो जाएंगे। मेथडोलॉजी कौन सी विधि है, किस तरीके से आपने कराया, ड्रिल एंड प्रैक्टिस से कराया, अभ्यास से करवाया, या क्वेश्चन से करवाया, या आपने कोई उसको डेमोन्स्ट्रेशन से करवाया, प्रदर्शन विधि से बताया, कैसे करवाया, सोर्स, उसके क्या स्रोत हैं, कहाँ से वो चीज़ करवाई आपने, और इस समस्या के समाधान हेतु जो आप क्रियाएं कर रहे हैं वो कितने दिन आपने कराई, 2 दिन कराई, 4 दिन कराई, 6 दिन में आपको सुधार मिला, 8 दिन में मिला, तो ये आपको इसमें मेंशन करना है। अब जो आपने क्रियाएं करवा ली, अगर आपने प्री टेस्ट लिया है तो आप पोस्ट टेस्ट ले लीजिए, और आपको जो टेस्ट है, आप जो कुछ आपने एक्शन कराया उसको चेक करने के लिए आप एक दिन टेस्ट ले लीजिए। जब आपने टेस्ट लिया, अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए, उन बच्चों के जिनके प्री टेस्ट में कम आए थे, दैट मीन्स देयर इज इम्प्रूवमेंट। अब इसको आप परसेंटेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं, आप इसको ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, या आप इसको मीन निकाल के भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट आप चाहें तो ले सकते हैं, इससे और अच्छा आपका रिसर्च हो जाता है। फिर निष्कर्ष पे पहुंच जाइए, ब्रीफ में लिख लीजिए जैसा मैंने पहले बताया, और जो भी आपने स्टडी करी उसके आधार पर पेरेंट्स के लिए,
अभिभावकों के लिए, गार्जियन के लिए, बच्चे के लिए, टीचर्स के लिए, प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, मैनेजर के लिए, जिसके लिए भी सूटेबल है समस्या के हिसाब से, आप उसको सुझाव दीजिए, सजेशंस दीजिए. सो हियर वी कंप्लीट द फॉर्मेट. अब मैंने आपके लिए एक करा हुआ है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किया हुआ है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स क्या होती है. बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स से, गणित से डरते हैं, समझने से दूर भागते हैं, उससे दूर भागते हैं, कोशिश करते हैं पढ़नी ना पड़े, जब मौका मिलता है तो छोड़ भी देते हैं सब्जेक्ट को. तो इसके बारे में हमने बात करी है. ये ज़्यादातर बच्चों में गणित का डर क्यों होता है, इसके बारे में हमने एक प्रस्तावना लिखी. उसके बाद मैंने ये लिखा नीड ऑफ द स्टडी, कि इस अध्ययन की मुझे आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि टीचर ने ऑब्जर्व करा कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो जो सम्स दिए जाते थे, जो सवाल दिए जाते थे, उनकी भाषा को समझ नहीं पाते थे. और जब भाषा ही नहीं समझेंगे तो वो सवाल को हल कैसे करेंगे. तो इस तरह से ये इसलिए इस अध्ययन की आवश्यकता पड़ी. फिर हम समस्या का स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को लिखित रूप में ये ऐसे लिखेंगे. स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व द सम्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8, यानी कि कक्षा 8 के जो गणित विषय में समस्या है वो है सवाल हल न कर पाने की. फिर डिलिमिटेशन, जैसे मैंने बताया कि सीमांकन होगा, जहाँ मैं पढ़ाऊँगी वहीं तो मुझे समस्या दिखेगी. तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास 8 में मुझे दिखी, कौन से स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे, किस शहर में और कौन से स्टेट में है. तो ये सीमांकन हो गया समस्या का. उसके बाद जो मेरी समस्या है उस समस्या के बारे में मैं डिफाइन करूँगी, परिभाषा लिखूँगी. अब समस्या अगर आप पीछे देखें तो यहाँ मैंने बात करी सम्स, फिर मैंने बात करी लैंग्वेज की, फिर मैंने बात करी कि किस तरह से बच्चे समझते नहीं हैं, और फॉर्मूले की, सूत्रों की. तो ये मैं बताऊंगी कि जो प्रॉब्लम है उसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा मैं एनालाइज करूंगी, उसका विश्लेषण करूंगी. अब मैं इस जो एक्शन रिसर्च को करने जा रही हूँ उसके पीछे मेरे उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर से फियर, जो गणित के लिए डर है, उसको ओवरकम करना, उसको हटाना. फिर बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वो प्रश्न को समझें, समझने की कोशिश करें, स्पष्टता से समझने की कोशिश करें. फिर मेरी जो अगला उद्देश्य होगा वो ये बच्चों के अंदर इस बात को डेवलप करना कि भाई क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, रीड करो. बच्चे एक बार पढ़ते हैं, कहते ये तो मुझे आता नहीं, छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं. क्या कर सकता है टीचर कि बेटा एक बार और पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, क्या तुम्हें इस सवाल में हल करना है, what you have to find out. Let the child reread it. इस हैबिट को आपको डेवलप करना है. बच्चे कभी भी रीरीड नहीं करते हैं. फिर बच्चों को इस सब्जेक्ट के लिए रुचि डेवलप करना. इसको रुचि डेवलप करने के लिए क्लास में बहुत अलग अलग तरीके से गणित पढ़ाई जा सकती है, सिर्फ एक ही ढर्रे से बोर्ड ही में नहीं पढ़ाई जा सकती. इसके बाद बच्चों में किस तरह से आलोचनात्मक तरीके से, ऐसा करें तो कैसा होगा, अगर मैं इस सवाल को इस तरह से हल करूं तो कैसा होगा. तो जब तक बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी बच्चा नहीं कर सकता. और बच्चे को मोटिवेट करते रहना, अगर बच्चा कर पा रहा है तो उसको आगे बढ़ाना. यहाँ पे मैं प्री टेस्ट भी ले सकती हूँ और उसके मार्क्स देख के जो बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं उनके ऊपर मैं स्टडी कर सकती हूँ, उनकी मैं क्लास वगैरह ले सकती हूँ. तो उसके बाद पोस्ट टेस्ट हम कर सकते हैं. अब मैंने ये मेरी टेबल 1 है, तो टेबल 1 में मैंने देखे कारण लिखे हुए सारे कि क्यों बच्चा प्रॉब्लम में है, क्यों बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा है. सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को प्रत्यय कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है. अगर मैं आज बच्चे को कुछ पढ़ाने जा रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, पढ़ा रही हूँ, बच्चे को समझ ही नहीं आता कि साधारण ब्याज है क्या, ब्याज है क्या. तो बच्चे को समझाना. और कैसे पता चला मुझे कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, मैंने ऑब्जर्व किया क्लास में, मैंने उसकी जांच करी, उसकी कॉपी देखी, उसके चेहरे के हाव भाव देखे, उसको ऑब्जर्व करा. और ये किसके कंट्रोल में है, टीचर और स्टूडेंट के, बच्चे और शिक्षक दोनों के कंट्रोल में. अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बच्चे को भी आगे बढ़ के कहना चाहिए कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ. और अगर बच्चा शर्म की वजह से, डर की वजह से नहीं कर रहा है तो टीचर को आगे आना चाहिए. दूसरा जो कारक है कि बच्चे की पढ़ने की हैबिट ही नहीं है. आपको कैसे पता चला, बच्चे ने एक बार किया, देखा, सीधे बोल दिया बच्चे ने मुझे समझ में नहीं आया. तो ये हो गया. फिर ये किसके कंट्रोल में, सबके कंट्रोल में, टीचर, स्टूडेंट, गार्जियन, सबके.
फिर बच्चे को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, पता चल जाता है आपको, क्लास में टीचर को बहुत अच्छे से पता चल जाता है, हाव भाव, काम करने के तरीके, कॉपी जांचने के बाद पता चल जाता है, बातचीत करने से पता चल जाता है। और एक आखिरी जो कारक दिखाई दिया वो था लैक ऑफ प्रैक्टिस। बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता था। कैसे पता चला? क्लास वर्क की कॉपी देखी, उसकी होमवर्क की कॉपी चेक करी, बातचीत से आपको पता चला। तो कहीं ना कहीं इसमें गार्जियन का भी बहुत बड़ा रोल है, अभिभावकों का भी रोल है। तो हाइपोथेसिस मैंने क्या बताई कि अगर टेबल 2 जो नीचे दी हुई है इसके आधार पर क्रियाएं की जाएं तो जो टेबल 1 में जितनी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। अब मैंने क्या क्या क्रियाएं बताई? सबसे पहली क्रिया मैंने ये बताई कि मैं उसके प्रत्यय को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। कैसे कोशिश करूंगी? उसको सरलतम तरीके से उसके सामने रखूंगी। पहले बताऊंगी ब्याज क्या होता है, ब्याज कहाँ मिलता है, क्या इसकी यूज होती है। बच्चे को डेली लाइफ से उसको जोड़ने की कोशिश करूंगी। दिनचर्या, बैंक के बारे में बताएंगे और फिर उसको प्रैक्टिस कराएंगे। तो बच्चे को प्रोत्साहन दें, बच्चे को स्टिमुलेशन दें, बच्चे की उत्तेजना बढ़ाएं, बच्चे को आग्रहण करने के लिए मोटिवेट करें। और ये टीचर कर सकता है। और इसको करने के लिए अगर आप टीचिंग कर रहे हैं किसी स्कूल में तो आप 12-14 दिन भी लगाएंगे तो आपको बच्चे में चेंज आने लगेंगे। फिर बच्चे को रीडिंग की हैबिट डेवलप करना। भैया पढ़ने की हैबिट डेवलप करो, बच्चे को बोलिए। क्लास में बच्चे बोलिए चलिए खड़े होके सवाल को पढ़ो, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस। तीसरा जो एक्शन लेगी टीचर वो ये कर सकती है कि क्रिएटिव तरीके से पढ़ाए। क्रिएटिव तरीके से कैसे पढ़ाए अभी मैं आगे बताती हूँ कि चीज़ों को प्ले वे मेथड से, खेल खेल में समझाए, कोई प्रदर्शन द्वारा समझाए तो बच्चे को और इंटरेस्ट आएगा। और हो सके तो रेमेडियल क्लास लगाना, प्रैक्टिस सेशन लगाना, अभ्यास स्कूल में भी कराने की कोशिश करना। और ये अगर हम करें तो बच्चे को उसी के हिसाब से प्रदत्त कार्य देना, होमवर्क देना, असाइनमेंट देना, तो बच्चे में आपको शर्तिया डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब जो कुछ मैंने किया मैं उसका विश्लेषण करूंगी और विश्लेषण के आधार पर मैं उसका निष्कर्ष निकालूंगी। तो मैंने पाया कि ये सब करने के बाद बच्चे को काफ़ी सारे प्रत्यय समझ में आए और री रीडिंग के द्वारा जब उसने दोबारा तिबारा पढ़ा तो उसको समझ में आया कि सवाल में क्या कहा गया है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, क्या आंकड़े लगाने हैं, क्या सूत्र लगाना है, बच्चे को समझ में आने लग गया। फिर प्लेवे मेथड यूज़ किया। प्लेवे मेथड कैसे यूज़ किया अब आप देखिए। एक रेक्टेंगल शीट ली, एक कागज़ ली, A4 शीट ली, बच्चे को एरिया निकाल के बताया कि इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बच्चे को समझ में आ गया। अब उसी कागज़ को जब हम रोल करते हैं तो वो सिलेंडर के फॉर्म में आ जाता है, बेलन आकार में आ जाता है। तो अब आप बच्चे को समझा सकते हैं कि देखो इसका एरिया निकालना कितना आसान है। जो एरिया रेक्टेंगल का था वही इस बेलन का भी है, लेकिन बेलन का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अलग होता है। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट आप क्रिएटिव ढंग से भी बता सकते हैं। तो ये मैंने देखा एज अ रिसर्चर कि जब मैंने ये क्रियाएं करी तो छात्र में इम्प्रूवमेंट आया। पूरे तौर पे तो नहीं आया लेकिन काफ़ी हद तक टीचर वॉज सक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग। तो स्टूडेंट्स में काफ़ी बदलाव आए और उसके आधार पर जो क्रियाएं की गई, जो देखा गया कमियां, उनको दूर करने के लिए, क्रियाओं को और अच्छे से कराने के लिए कुछ सुझाव दिए गए, टीचर्स को भी दिए गए कि बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो उसको उठाइए, उसको स्टडी करिए, उसको दूर करिए, खूब सारा अभ्यास कराइए, बच्चों को ड्रिल एंड प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित करिए, रेमेडियल क्लासेस लगाइए, निदानात्मक और पहले निदान करिए, जानिए, डायग्नोज करिए प्रॉब्लम को, फिर रेमेडियल क्लासेस लगाइए, दूर करिए इन समस्याओं को इन क्लासेस में। फिर उसके पूर्व ज्ञान में क्या प्रॉब्लम थी वो भी जांचिए। उसको जांचने से ही आप आगे कदम उठा सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं। और जो भी आप स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन करते हैं, जब भी आप लेसन प्लान बनाएं या जो भी आप कार्य करें, प्लानिंग करें, उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, रुचिपूर्ण बनाएं, तभी बच्चे का आप अपना फोकस अपनी ओर कर सकते हैं। चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। जो भी कुछ आप क्रियाएं कर रहे हैं हर एक को प्रोत्साहन दे, चाहे वो कर्मचारी हो, सहकर्मी हो, टीचर्स हो, बच्चे हो, गार्जियंस हो, और सबके अंदर वो सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट जागृत करें। तो आज आपको समझ में आया होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान कैसे किया जाता है। आपको मैंने सैंपल के द्वारा बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कुछ भी पूछने के लिए या कुछ और जानने के लिए प्लीज़ पोस्ट इट इन माय कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।